हेलो बच्चों, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है एक्सलेंट लर्निंग के चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं आपका जो पेपर 8 है एमएड सेकंड सेमेस्टर में टीचर एजुकेशन, उसकी फर्स्ट यूनिट। और ये उस फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है जिसके अंदर 5 पार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है जो टीचर एजुकेशन है और उसके सोशल इंटरवेंशन है, उसकी मीनिंग, नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस। उसके बाद में हम टीचर एजुकेशन के सभी लेवल के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। और नेक्स्ट सी पोर्शन है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, द डायनेमिक्स ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन सोसाइटी। और जो डी आपका सेक्शन है फर्स्ट यूनिट का, उसमें है फ्यूचरिस्टिक व्यूज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रिपरेशन ऑफ टीचर फॉर स्कूल्स, इंक्लूसिव क्लासरूम्स एंड द ग्लोबल कंटेक्स्ट। और ई सेक्शन में है करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2009, ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल टीचर, आर्ट्स, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, वोकेशनल, टेक्निकल एंड वर्क एक्सपीरियंस। आपके एग्जाम नज़दीकी हैं, तो आई होप ये जो वीडियोस है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। यदि आपको समझाया हुआ है, एक बार भी आपने ढंग से सुन लिया, तो ये चीज़ें आपको पक्का याद हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं आज का ये जो फर्स्ट यूनिट है। सबसे पहले है टीचर एजुकेशन एंड सोशल इंटरवेंशन, शिक्षक शिक्षा एवं सामाजिक हस्तक्षेप। क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। और शिक्षा जो होती है वो समाज के विकास के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम होती है। शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक पर निर्भर करती है और शिक्षक की गुणवत्ता शिक्षक शिक्षा पर, यानी टीचर एजुकेशन पर। इसलिए शिक्षक शिक्षा केवल शिक्षक तैयार करने का कार्य ही नहीं करती, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी कार्य करती है। समाज में व्याप्त असमानता, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, पर्यावरण संकट, सामाजिक कुरीतियां एवं नैतिक पतन जैसी समस्याओं का जो समाधान है, उसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। और ये जो भूमिका होती है, जो शिक्षक है इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी भूमिका जो निभाता है, इसको हम कहते हैं सामाजिक हस्तक्षेप, सोशल इंटरवेंशन। समाज की समस्याओं में हस्तक्षेप करना सामाजिक हस्तक्षेप कहलाता है। तो सामाजिक हस्तक्षेप का क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन योजनाबद्ध प्रयासों से है जिनके माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसमें आप समाज की समस्याओं के उदाहरण भी लिख सकते हैं। समाज में अब इन समस्याओं का समाधान करके वहाँ सकारात्मक परिवर्तन लाए जाते हैं। जब शिक्षक शिक्षा के माध्यम से शिक्षक समाज में जागरूकता, समानता, न्याय, नैतिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, तो इसे शिक्षक शिक्षा एवं सामाजिक हस्तक्षेप कहा जाता है। अब शिक्षक शिक्षा और सामाजिक हस्तक्षेप की अवधारणा क्या है? तो जो टीचर होता है वो केवल किताबी ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वह इसके साथ साथ समाज सुधारक भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है, प्रेरक और परिवर्तन करने वाला भी होता है। तो जो टी होता है, टीचर एजुकेशन जो है, वो शिक्षक को इस तरीके से तैयार करती है कि उसमें कौन कौन सी एबिलिटी आ जाती है कि समाज की समस्याओं को वो समझ सकता है और उनको समझ करके विद्यार्थियों के अंदर भी एक सामाजिक चेतना को विकसित कर सकता है। विद्यार्थियों को भी उससे अवगत करवाएगा, जिससे विद्यार्थियों को भी ये ज्ञान होगा कि कौन सी चीज़ें सही है हमारे विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, कौन सी नहीं। तो इस तरीके से सामाजिक चेतना का विकास होता है विद्यार्थियों में। फिर है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने और सामाजिक समानता स्थापित करने में और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार करती है शिक्षक को ऐसी शिक्षा। उसके बाद है शिक्षक शिक्षा द्वारा जो सामाजिक हस्तक्षेप है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो उसके प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे पहला है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता लाने में भी शिक्षक शिक्षा जो है वो टीई है, यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे हमारे देश में भारत में जाति, वर्ग, धर्म और आर्थिक असमानताएं बहुत है। तो जो टीई है वो शिक्षक को समानता एवं सामाजिक न्याय का संदेश देने के लिए, लोगों तक उनकी बात पहुंचाने के लिए तैयार करती है।
अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है कि अगर वो समानता का संदेश देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करेंगे, भेदभाव रहित वातावरण देंगे, ऐसे नहीं कि पक्षपात करेंगे, और सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही संविधान के मूल्य हैं उनका भी प्रचार प्रसार करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। तो इस तरीके से सामाजिक समानता के संदेश टीई के द्वारा शिक्षक जो है वो समाज में दे सकते हैं। फिर है एक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी जो टीई है वो हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में आज भी लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है, लड़कियों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो कि लड़कों को दी जाती है। साथ ही यहाँ बात की जाती है महिला सशक्तिकरण के बारे में भी। तो जो टीई होती है वो शिक्षक को प्रशिक्षित करती है कि वह बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे और लैंगिक समानता का वातावरण बनाए, महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाए, रूढ़िवादी सोच को समाप्त करे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो इस तरीके से बालिकाओं को, महिलाओं को भी समान अधिकार दें और लैंगिक समानता को कायम रखें, महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक क्षेत्र है जहाँ पर टीई जो है वो हस्तक्षेप करती है। और उसके अलावा नेक्स्ट थर्ड है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम आते ही हम समझ जाते हैं कि सामान्य बच्चों के साथ उन बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा जो विशेष होते हैं। विशेष के अंदर ये नहीं है कि जो बच्चे पिछड़े हुए हैं या दिव्यांग बच्चे हैं या हाशिए पर बच्चे हैं, तो इसके अंदर वो प्रतिभाशाली बच्चे भी आ जाते हैं। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, समान अवसर दिए जाते हैं, वो समावेशी शिक्षा होती है। तो इस क्षेत्र में किस प्रकार से टी हस्तक्षेप करती है? ये टी कहती है कि प्रत्येक बालक है उसको एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और टी जो है वो टीचर को ये सिखाती है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना है ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करना है। हम जानते हैं कि जो प्रत्येक बच्चा है वो अद्वितीय होता है, कोई भी दो व्यक्तित्व एक समान नहीं हो सकते हैं, तो इसका सम्मान शिक्षक को करना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। फिर है नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हस्तक्षेप। तो आज हम ये भी देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है जो एक वैश्विक समस्या बन चुका है। न केवल जल, थल, वायु सभी चीजें जो है प्रदूषित हो रही है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी विमान वगैरह जाते हैं तो उनके मलबे होते हैं, तो वहां पर भी प्रदूषण हो रहा है। लेकिन हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी टीचर एजुकेशन है वहां पर शिक्षक जो है किस प्रकार से सामाजिक चेतना ला सकता है, वह वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जल संरक्षण को सिखा सकता है, जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, वर्षा जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, स्वच्छता अभियान का महत्व समझा सकता है, प्लास्टिक मुक्त वातावरण का संदेश देता है। फिर आता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में। स्वस्थ समाज के निर्माण में एक शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को क्या सिखाता है? व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण जो उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, योग और व्यायाम करना फिटनेस के लिए जरूरी है, रोगों से दूर रहने में काम आता है, नशा मुक्ति है, मानसिक स्वास्थ्य है, इसके प्रति जागरूक बनाना। तो ये क्षेत्र भी है जिसके अंदर शिक्षक क्या कर सकता है? एक हस्तक्षेप कर सकता है, इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूक कर सकता है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। तो हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। शिक्षक शिक्षा जो है वो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का विकास करती है। मूल सिद्धांत जिसमें शामिल है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, सहिष्णुता, मानव अधिकार। तो इन मूल्यों के विकास में इन मूल्यों को बच्चों को अवगत करवाने और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी टीई करती है। राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक एकीकरण में शिक्षक जो है वो राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है, विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, संविधान के प्रति सम्मान, सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करता है। तो इस क्षेत्र में भी टीई हस्तक्षेप कर रही है। अब और कौन से क्षेत्र बचे हैं? अब आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो इस क्षेत्र में टीई किस प्रकार से हस्तक्षेप करती है?
शिक्षक शिक्षा अंधविश्वास और रूढ़ियों को समाप्त करती वैज्ञानिक सोच का विकास करती है। समाज में कहीं कहीं हम देखते हैं बहुत अंधविश्वास है, रूढ़ियां अभी भी चल रही हैं, तो उनको समाप्त करता है, उनकी सत्यता की परख करवाता है और लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है। तो शिक्षक क्या करेगा, विद्यार्थियों को क्या चीजें सिखाता है जिससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और समाज में रूढ़ियों अंधविश्वासों को समाप्त करने में काम आती है। जैसे सिखाया जाता है कि तर्क करना, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, प्रमाण आधारित सोच विकसित करना। तो इसके द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और फिर एक क्षेत्र और है, कुछ क्षेत्र और है जिसमें से है डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता के अंदर जैसे कि 21वीं सदी चल रही है, डिजिटल क्रांति आई हुई है, तो डिजिटल शिक्षा बहुत जरूरी है। टीई शिक्षकों को प्रशिक्षित करती है कि आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाए और ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाए। उसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल लर्निंग है। शिक्षकों को यदि जानकारी होगी तो वे बच्चों को भी इस तरह की जानकारी दे सकेंगे। फिर नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के विकास के क्षेत्र में, तो समाज में निरंतर बढ़ते भ्रष्टाचार और हिंसा को रोकने के लिए जरूरी है नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन। तो शिक्षक विद्यार्थियों में विकसित करता है कुछ मूल्य जैसे कि ईमानदारी, सत्य, अनुशासन, करुणा, सहयोग, सहिष्णुता, मानवता। ये पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं और इसको डिटेल में मैंने क्लास में समझाया हुआ है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बारे में अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो ये नैतिक और मानवीय मूल्यों के विकास के क्षेत्र में भी टीई जो है वो हस्तक्षेप करती है। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन है। सामाजिक कुरीतियां के उन्मूलन में किस प्रकार से टी काम में होती है, तो शिक्षक क्या करता है कि शिक्षा के द्वारा समाज को जागरूक बनाता है। वह कई कुरीतियों का विरोध करता है, लोगों को चेतना लाता है कि ये चीजें जो है हमारे विकास के लिए उचित नहीं है, उनका बंद हो जाना ही सही है। तो जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, छुआछूत है, नशाखोरी, लैंगिक भेदभाव, बाल श्रम, तो ये जो कुरीतियां हैं उसका विरोध करना सिखाती है, समाज को जागरूक बनाती है। फिर है सतत विकास के क्षेत्र। तो जो टी है वो हमारे सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, जो एसडीजी गोल है, उनको प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाते हैं पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और एसडीजी के गोल प्राप्त करने के लिए भी क्यों जरूरी है। संसाधनों का उचित उपयोग सिखाया जाता है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना और शांति और विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। तो सतत विकास के क्षेत्र में इस प्रकार से एक टी जो है वो हस्तक्षेप करती है। अब क्या महत्व है, शिक्षक शिक्षा और सामाजिक हस्तक्षेप का महत्व क्या है। अगर सामाजिक हस्तक्षेप किया जाता है तो टी का हमें क्या लाभ है, क्या चीजें होंगी, तो वो है समाज के अंदर समानता स्थापित होगी, कहीं भेदभाव नहीं होगा, सबसे समान व्यवहार किया जाएगा, तो क्या होगा, समानता स्थापित होगी। फिर है दूसरा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। समाज में जब सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे, पक्षपात नहीं किया जाएगा, तो सामाजिक न्याय भी बढ़ेगा। साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी होता है, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है, राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है और राष्ट्र निर्माण में योगदान मिलता है। तो ये सब क्या है, टीई और सामाजिक जो हस्तक्षेप है उसका महत्व है। फिर आता है प्रमुख आयोग एवं नीतियों का दृष्टिकोण। हमारे जो हमारे देश के अंदर जो भी आयोग आए हैं, शिक्षा से संबंधित जो नीतियां आई हैं, उनके क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं, इनको हम जानेंगे। ये पोर्शन शायद बाद में आना चाहिए था, लेकिन पहले अगर इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं बी सेक्शन। बी में आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स। विभिन्न स्तरों पर शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य हैं।
अब ये इनको समझ लेते हैं, ये कंसेप्ट क्या है कि शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ही योग्य, दक्ष, संवेदनशील और उत्तरदायी शिक्षकों का निर्माण करना है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सके। आज के बदलते सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी परिवेश में शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करने की नहीं है, बल्कि वह मार्गदर्शक, नवाचारकर्ता, शोधकर्ता और समाज सुधारने वाला भी है। इसलिए विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं? जैसे सबसे पहला उद्देश्य है योग्य एवं प्रभावी शिक्षक तैयार करना। टी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो अपने विषय के विशेषज्ञ होने के साथ साथ प्रभावी शिक्षण कला में भी दक्ष हों। एक प्रभावी शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं देता है, बल्कि विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, आवश्यकता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भी शिक्षण करता है। शिक्षक शिक्षा जो है वो शिक्षक के अंदर विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल, संप्रेषण क्षमता, कक्षा का प्रबंधन करने का गुण, मूल्यांकन तकनीकें और तकनीकी की दक्षता का भी विकास करती है। जैसे गणित का शिक्षक है वो केवल सूत्र ही याद करवा दे तो वो एक सामान्य शिक्षक की तरह कार्य करेगा, लेकिन इसके साथ ही वह गतिविधियों को सम्मिलित करे, पढ़ाते समय चार्ट का प्रयोग करें, मॉडल का प्रयोग करें, आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को गणित की अवधारणाओं को समझाए, कंसेप्ट क्लियर करे, तो वो शिक्षक क्या कहलाएगा? प्रभावी शिक्षक कहलाएगा। क्या महत्व है इसका? तो इसका महत्व है शिक्षक की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। शिक्षा जो दी जा रही है शिक्षक के द्वारा उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी और विद्यार्थियों की उपलब्धि में भी वृद्धि होगी, सुधार होगा। शिक्षण जो और प्रभावी बन जाएगा, रुचिकर बन जाएगा, लर्निंग स्टेबल होगी, स्थायी होगी। शिक्षक के प्रति विद्यार्थियों का विश्वास भी बढ़ता है। अब विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना भी उद्देश्य होता है। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाना ही नहीं होता है। टी ऐसे शिक्षक तैयार करती है जो विद्यार्थियों के अंदर बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और सृजनात्मक विकास पर यानी चहुमुखी विकास पर, सर्वांगीण विकास पर समान रूप से ध्यान दे। शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानता है और उन्हें उचित दिशा प्रदान करता है। कौन कौन से विकास के आयाम हो गए? उनके बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का। बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं विद्यालय में आयोजित की जाती है। शारीरिक विकास के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। सामाजिक विकास के लिए उनको ग्रुप्स में जब एक्टिविटी करते हैं या जब खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती है या मिलजुल कर जब काम करते हैं तो उनमें सोशल डेवलपमेंट भी होता है। भावनात्मक विकास हो गया, नैतिक विकास, मूल्यों की जब जानकारी दी जाती है, महत्व बताया जाता है, शिक्षक खुद आदर्श की तरह बच्चों के सामने प्रस्तुत होता है, तो नैतिक विकास होता है। रचनात्मकता का विकास विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा प्रकृति में ले जा करके जो गतिविधियां करवाई जाती है वो रचनात्मक विकास करती है। तो इन आयामों में जो टीई है वो बच्चों का विकास करती है। तो इस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, हर एक डोमेन के अंदर उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए शिक्षक क्या करता है? जैसे कि स्कूल विद्यालय के अंदर वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं। यहाँ देखिए, जैसे विद्यालय के अंदर वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाई, बौद्धिक विकास हुआ, खेल करवाई, शारीरिक विकास हुआ, योग करवाई, मानसिक विकास हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए तो रचनात्मकता का विकास हुआ, विज्ञान प्रदर्शनी करवाई गई है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। तो इस तरीके से विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। क्या महत्व होता है? अगर विद्यार्थी के अंदर सर्वांगीण विकास होगा तो क्या होगा? उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? संतुलित होगा। अगर सभी चीजें उसकी स्वस्थ है तो साथ में क्या होगा? आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता भी विकसित होगी और साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होगा। ये भावनाएं भी उत्पन्न होने लगेगी। अब इसका महत्व एक और है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए टी जो है उसका उद्देश्य ऐसे टीचर तैयार करना है हमारे देश के अंदर जो विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करें। लोकतांत्रिक मूल्य कौन से हैं? अभी बताया था मैंने ऊपर, फिर से एक बार रिवीजन। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, सहिष्णुता, सहयोग। शिक्षक शिक्षा में सभी विद्यार्थियों का साथ समान व्यवहार करके लोकतांत्रिक व्यवहार का निर्माण करता है एक शिक्षक। जैसे कक्षा के अंदर
सभी विद्यार्थियों को अपने विचार रखने के समान अवसर देना लोकतांत्रिक शिक्षक का उदाहरण होता है। क्या महत्व होता है इसका? इससे क्या होता है, हमारा समाज कैसा होगा? लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होगा। समाज में आपस में प्रेम, आपस में सद्भाव, भाईचारा बढ़ेगा। विद्यार्थियों में एक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास और राष्ट्र निर्माण। किसी भी राष्ट्र का विकास उसके शिक्षित और जागरूक नागरिकों पर निर्भर करता है। टी ऐसे टीचर्स का निर्माण करती है जो विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, संविधान के प्रति सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करे। शिक्षक अपने ही आदर्श आचरण के द्वारा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों के सामने अपना ही आदर्श प्रस्तुत करके उन्हें इन मूल्यों का विकास उनमें करता है। जैसे राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन हुआ, संविधान दिवस, मतदाता जागरूकता अभियान, इनके द्वारा राष्ट्र प्रेम, संविधान के प्रति सम्मान, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास विद्यार्थियों में किया जाता है। अब इसका महत्व क्या है? ये शिक्षा देने से क्या होगा? जो नागरिक बनेंगे वो जिम्मेदार होंगे, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र एकता मजबूत होगी, संविधान के मूल्यों का भी विकास होता है। सामाजिक परिवर्तन लाना। शिक्षक जो है वो समाज का एक, ऐसा माना जा सकता है कि वो एक परिवर्तनकारी एजेंट है। शिक्षक ही है जो समाज के अंदर परिवर्तन ला सकता है शिक्षा के द्वारा। तो टी ही उसे समाज की समस्याओं जैसे अशिक्षा, लैंगिक असमानता, अंधविश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षक समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को ही माध्यम बनाता है, यानी लोगों को शिक्षा देगा क्या उनके लिए सही है, कौन सी चीज़ों का उनको विरोध करना चाहिए, उनमें साहस उत्पन्न करता है, कौन सी चीज़ें बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है, उनके भविष्य के लिए सही नहीं है, देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही लोगों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान है, नशा मुक्ति अभियान है, साक्षरता अभियान, इन अभियानों के द्वारा लोगों में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है कुरीतियों से, बुराइयों से दूर रहने के लिए। तो अब महत्व क्या है? इस प्रकार की शिक्षा देने से क्या होगा? समाज में परिवर्तन लाने से क्या होगा कि समाज जो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा, कुरीतियां कम हो जाएगी और एक जागरूक समाज का निर्माण होगा। एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो गलत को गलत कह सके, सामाजिक समानता भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट है नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि नैतिक मूल्यों का जो पतन होता जा रहा है, ये एक बहुत गंभीर समस्या बनी जा रही है। तो टी जो है वो शिक्षक को सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, करुणा, सहानुभूति, सहयोग एवं मानवता जैसे मूल्यों का विकास करने के लिए तैयार करती है। यानी टी ऐसी है जो शिक्षक को तैयार करती है। शिक्षक को क्यों तैयार करती है? ताकि शिक्षक जो है बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेगा, शिक्षा के द्वारा उनमें जागरूकता लेके आएगा। अब शिक्षक स्वयं इन मूल्यों का पालन करेगा जिससे विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनता है और विद्यार्थी अपने आदर्श शिक्षकों का इमिटेशन करता है, उनका अनुसरण करता है। जैसे समय का पालन करना, ईमानदारी से कार्य करना, सभी के प्रति सम्मान का भाव रखना। क्या महत्व है इसका? तो इससे क्या होगा? एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, समाज के अंदर नैतिकता भी बढ़ती है, विद्यार्थियों में सकारात्मक व्यवहार भी विकसित होता है। अब अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। आधुनिक शिक्षा है उसमें टीचर केवल ज्ञान का प्रसार करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि और भी क्या है, वो शोधकर्ता भी है। और टी का उद्देश्य क्या होता है? टीचर्स के अंदर शोध की प्रवृत्ति को विकसित करना, खोज करके सीखना, अन्वेषण करके सीखना, तथ्यों पर विश्वास करना, न कि सुनी सुनाई बातों पर। शोध की प्रवृत्ति विकसित करने से क्या होगा कि वे कक्षा में आने वाली जो समस्याएं हैं उसका वैज्ञानिक ढंग से समाधान कर सकेंगे। वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का मतलब क्या होता है कि समस्या आई है, फिर स्टेप बाय स्टेप उसकी समस्या का समाधान करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर यदि और भी कमी लगती है तो उसमें सुधार करेंगे। ये होता है वैज्ञानिक ढंग से किसी समस्या का समाधान करना।
टी के माध्यम से शिक्षक को एक्शन रिसर्च, केस स्टडी, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का भी ज्ञान दिया जाता है। अब है नवाचार। इनोवेशन का अर्थ ये होता है कि शिक्षण प्रक्रिया जो है टीचिंग में, उसमें नए विचार, नई विधियां, नए तकनीकों का प्रयोग करना। शिक्षकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता के अनुसार नई नई शिक्षण विधियां, जिनसे उनके ज्ञान को और गुणात्मक बनाया जाए, शिक्षा को गुणात्मक बनाया जा सके, ऐसी नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। जैसे कक्षा में यदि कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान करने के लिए वह एक्शन रिसर्च का प्रयोग करेगा। उसके बाद है आईसीटी आधारित शिक्षण दिए का प्रयोग करना। प्रोजेक्ट मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, इसके द्वारा सीखना। ये सब क्या है? नवाचार के द्वारा सीखना है। क्या महत्व होता है? इस तरह से अगर शिक्षा दी जाएगी तो उसका क्या लाभ है, क्या अचीवमेंट होगा? तो हम जो शिक्षण कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, एनहांस हो जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और जो समस्या आएगी तो विद्यार्थी क्या वैज्ञानिक समाधान करना सीखेंगे। शिक्षकों में रचनात्मकता विकसित होगी, विद्यार्थियों में भी विकसित होगी, विद्यार्थियों में खोज और नवाचार की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ेगी। अब है तकनीकी दक्षता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसी। अभी 21वीं सदी चल रही है, डिजिटल युग है, इसलिए टी का महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी और आधुनिक तकनीकी के उपयोग में दक्ष बनाना है। शिक्षकों को स्मार्ट क्लासरूम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, गूगल क्लासरूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑनलाइन मूल्यांकन और डिजिटल सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिससे क्या होगा, जैसे टीचर जो है अगर पावर पॉइंट का नॉलेज है तो उसके माध्यम से वह अध्यापन करवा सकेगा, गूगल पर, क्लासरूम पर असाइनमेंट दे सकेगा, एआई आधारित शिक्षण सामग्री तैयार कर सकेगा, जिससे बच्चों में कंसेप्ट को एकदम सकारात्मक और सजीव वो देख सकेंगे और लर्निंग जो है वो और भी प्रभावी होगी। इनका प्रयोग करने से शिक्षण प्रभावी बनेगा, विद्यार्थियों की रुचि भी बढ़ेगी, ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षण, जिसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, वो भी संभव होगा, डिजिटल साक्षरता का भी विकास होगा। नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। शिक्षक विद्यालय का एक शैक्षणिक नेता होता है। टी का उद्देश्य है उसके अंदर नेतृत्व, निर्णय क्षमता, संगठन क्षमता और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना होता है। एक अच्छा शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, पाठ्य पुस्तक पढ़ाने वाला नहीं है, केवल पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि क्या करता है, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का संचालन भी करता है। जैसे विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभा का संचालन हो गया, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नेतृत्व, विद्यालय विकास समिति में सक्रिय भूमिका। तो इस तरीके से क्या होगा कि विद्यालय का जो संचालन है वो भी प्रभावी होगा, विद्यार्थियों के अंदर भी नेतृत्व गुण विकसित होते हैं और टीम भावना और सहयोग की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। समावेशी शिक्षा का मतलब है प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह दिव्यांग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से वंचित हो, उसे समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। टीई शिक्षक को विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने और उसके अनुसार ही, उनकी क्षमताओं के अनुसार ही, उनकी रुचि के अनुसार ही शिक्षण कराने का प्रशिक्षण देती है। जैसे दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो ब्रेल सामग्री के द्वारा उनका शिक्षण करवाया जाएगा। श्रवण बाधित विद्यार्थी है तो उनके लिए अलग भाषा काम में ली जाएगी, वो सांकेतिक भाषा है। और जो बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं उनके लिए विशेष शिक्षण करवाया जाएगा, रेमिडियल क्लासेस लगवाई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा में समान अवसर मिलते हैं, भेदभाव भी कम होता है, सामाजिक न्याय स्थापित होता है और सभी विद्यार्थियों का विकास होता है। ऐसे नहीं होता है कि कुछ विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना। शिक्षक शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं।
शिक्षक को समय समय पर नई शिक्षा नीति, नई शिक्षण तकनीकों, नई शोध प्रवृत्तियों, नई तकनीकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए टीई शिक्षकों को निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करती है। जैसे इसके लिए क्या करवाए जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं। रिफ्रेशर कोर्स जो है इन सर्विस एजुकेशन में जो लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हो या अन्य सेवाओं में हो, उनको रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र में आने वाले नए ज्ञान को उनके पुराने ज्ञान से जोड़ा जा सके, यानी कि उस कार्मिक को नए ज्ञान से अपडेट किया जा सके। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, नई जॉब लगती है तो उससे पहले, फील्ड में जाने से पहले ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों के लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं। आप लोगों का भी हुआ है ओरिएंटेशन, जिससे आपको क्या पता चल गया कि आपको कौन कौन से टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या करिकुलम है, वर्ष पर्यंत तक आपको क्या क्या गतिविधियां करनी है। उसी तरह से सर्विस में जाने से पहले लोगों को जब ओरिएंटेशन दिया जाता है तो उनको ये पता चलता है कि फील्ड में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या उनके दायित्व है, क्या कार्य उनको करना है। तो ये होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वर्कशॉप्स होती है, कुछ लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इकट्ठा किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर बड़े समूह के अंदर जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो विषय का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसकी मैंने डिटेल बता दी है क्लास में भी, और अभी भी आप इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है? महत्व है कि जो शिक्षक, अगर इस तरीके से टी के द्वारा शिक्षक को ज्ञान दिया जाएगा तो शिक्षक क्या रहेगा, अपडेट रहेगा, नए नॉलेज उसको मिलते रहेंगे, गुणवत्ता में सुधार होगा और नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। शिक्षक के अंदर आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण कौशल बहुत जरूरी है। टीई शिक्षक को स्पष्ट, सरल और प्रभावी भाषा में विचार व्यक्त करना सिखाती है। संचार केवल बोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संचार का मतलब है सुनना, अच्छा श्रोता होना, प्रश्न पूछना। अगर जिज्ञासा है किसी के बारे में तो उसके बारे में प्रश्न पूछना, प्रतिक्रियाएं देना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना भी इसका भाग है। जैसे सरल भाषा में पढ़ाना, अगर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, हमने जो बोला है वो सामने वाले श्रोता जो है उन तक वैसा का वैसा कंटेंट पहुंच जाए, तो सरल भाषा में पढ़ाना, उदाहरण देकर के पढ़ाना, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट की जटिलता कम हो। विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर देना। अब ये सब करने से क्या फायदा होने वाला है? एक तो क्लास के अंदर संवाद जो है वो और मजबूत होगा, बेहतर होगा, सभी विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ेगी। यदि उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब मिल रहा है, यदि उन्हें जो कंटेंट मिल रहा है वो उनको समझ में आ रहा है, तो सभी विद्यार्थी भाग लेंगे लर्निंग में। और जो अधिगम है वो कैसा होगा, अधिगम भी प्रभावी होगा। अब है मूल्यांकन दक्षता का विकास। शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब शिक्षक ये जान सके कि वह जिस उद्देश्य से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है वह उद्देश्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या विद्यार्थियों ने कितना सीखा है जो उसने सिखाया है। इसलिए टीई क्या करता है, शिक्षक को आधुनिक मूल्यांकन विधियों का प्रशिक्षण भी देता है, जिससे शिक्षक अपनी कक्षा में निरंतर मूल्यांकन कर सके। शिक्षक अपनी कक्षा में क्लास के दौरान भी करता है मूल्यांकन, क्लास समाप्ति के बाद भी करता है, और समस्याओं की पहचान करने के लिए भी परीक्षण करता है। तो अब ये कौन कौन से हो गए, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्लास में शिक्षण करवाने के दौरान जब शिक्षक मूल्यांकन करता है तो वह यह जानने की कोशिश करता है कि वह जो सिखा रहा है उसे विद्यार्थी कितना समझ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, और यदि नहीं समझ रहे हैं तो अपने शिक्षण में किस प्रकार से सुधार कर सके, या विद्यार्थियों में जो कमी है उसको किस प्रकार से सुधारने के लिए वो तकनीक का इस्तेमाल कर सके। ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट लिया जाता है वर्ष के अंत में, जिसके अंदर फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, पोर्टफोलियो, रूब्रिक ये सभी शामिल होते हैं, ये अंत में लिया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है निदान करने के लिए, विद्यार्थियों के अंदर जो समस्या है, यदि वो नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए टीचर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का आयोजन करेगा और वहां से पता लगाएगा कि क्या समस्या है, उसके बाद में रेमेडियल क्लासेस देगा। पोर्टफोलियो संधारण करेगा, जिसमें बच्चों की सभी गतिविधियां, उपलब्धियों का संधारण करेगा, रूब्रिक्स का प्रयोग करेगा। तो इस तरीके से मूल्यांकन करने से क्या होगा
कि विद्यार्थियों की जो वास्तविक प्रगति उसका पता चलेगा, शिक्षण में सुधार संभव हो सकेगा, कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें समय पर सहायता दी जा सकती है। नेक्स्ट है 21वीं सदी के कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। एनईपी 2020 के अनुसार टी का उद्देश्य विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करना है। इसके लिए क्या शिक्षक खुद को इन कौशलों में दक्ष होना चाहिए। अब यदि विद्यार्थियों को जिन कौशलों में विकसित करना है, हमें ये वो कौशल उनको सिखाने हैं, तो पहले टीचर को वो कौशल सीखने होंगे। कौन से कौशल? जैसे क्रिटिकल थिंकिंग करना, आलोचनात्मक चिंतन हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिजिटल लिटरेसी है, जैसे समूह प्रयोजना, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा करना, आईसीटी आधारित गतिविधियां करवाना। इससे क्या होगा? डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, समूह परियोजना में कोलैबोरेशन बढ़ेगा, इन आपस में चर्चा करने से कम्युनिकेशन बढ़ेगा। क्या होगा? इन सबको करने से विद्यार्थी जो है वो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं, रोजगार क्षमताएं बढ़ती है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि टी का उद्देश्य केवल शिक्षक को पढ़ाने योग्य नहीं बनाना है, बल्कि उसे कुशल, नैतिक, शोधपरक, तकनीकी रूप से सक्षम, नेतृत्वकर्ता, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाला एक शिक्षक बनाना है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा का लक्ष्य है ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो विद्यार्थियों के अंदर ज्ञान, कौशल, मूल्य और 21वीं सदी की क्षमताओं का समुचित विकास कर सके। और अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल के अंदर जो शिक्षक शिक्षा थी वो किस प्रकार थी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का इतिहास बहुत प्राचीन है, समृद्ध और गौरवशाली भी रहा है। विश्व की सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणालियों में भारतीय शिक्षा प्रणाली का विशेष स्थान है। वैदिक काल में लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के द्वारा एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना था। इस काल में शिक्षक यानी गुरु को समाज में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। गुरु केवल एक अध्यापक ही नहीं होता था, बल्कि वह मार्गदर्शक, संरक्षक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता और चरित्र निर्माता भी था। इसलिए वैदिक काल की जो शिक्षक शिक्षा है उसे भारतीय शिक्षक शिक्षा की आधारशिला माना जाता है। अब वैदिक काल में शिक्षक व्यवस्था किस प्रकार की थी उसको जान लेते हैं। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। विद्यार्थी अपना घर छोड़ करके गुरु के आश्रम में रहते थे, वहीं रह करके वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। और शिक्षा जो है वो कंप्लीटली रेजिडेंशियल थी, आवासीय थी, वहीं रहना होता था विद्यार्थी को। गुरुकुल प्राकृतिक वातावरण में स्थित होते थे। प्राकृतिक जो शिक्षा प्राप्त करते थे विद्यार्थी, प्रकृति के निकट रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे, जिससे उनमें अनुशासन, आत्मनिर्भरता, श्रमशीलता, सादगी का विकास होता था। गुरु भी विद्यार्थियों को पुत्र के समान मानते थे। विद्यार्थी गुरु को माता पिता के समान सम्मान देते थे। तो वैदिक काल में गुरु का क्या स्थान था? वैदिक समाज में गुरु का स्थान बहुत उच्च था। गुरु को किसके समान महत्व दिया जाता था? गुरु को ईश्वर के समान महत्व दिया जाता था। और श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि गुरु को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और ज्ञानदाता माना गया है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि अपने आचरण के द्वारा विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण करते थे। गुरु खुद भी सद आचरण अपनाते थे, जिससे विद्यार्थी उन्हें देख करके वैसा ही आचरण अपने जीवन में सीखते थे। वैदिक काल में शिक्षक बनने की प्रक्रिया कठिन भी थी और सम्मानजनक भी थी। शिक्षक बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी जरूरी थी। वेदों का गहन ज्ञान, शिक्षक को चारों वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथों और दर्शन का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी था। उनका चरित्र भी उच्च होना चाहिए। केवल विद्वान होना ही, मतलब सिर्फ वेदों का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं था, शिक्षक को उच्च चरित्रवान होना भी जरूरी था। शिक्षक सत्यवादी, ईमानदार, संयमी, दयालु, विनम्र, धार्मिक और त्यागी
गुण भी उसमें होने चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य की योग्यता भी उनमें होनी चाहिए थी। गुरु स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे और विद्यार्थियों को भी ब्रह्मचर्य का पालन कराते थे। आध्यात्मिक ज्ञान, शिक्षक आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होते थे क्योंकि सभी वेदों का उपनिषदों का ज्ञान होता था। तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता था केवल रोजगार देना है, बल्कि वे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग दिखाने का कार्य भी करते थे। तो वैदिक काल में शिक्षक के कौन से गुण थे? एक आदर्श गुरु में निम्न गुण थे उस वक्त कि विद्वान होते हैं, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, चरित्रवान यानी गुरु का जीवन जो है स्वयं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा होना चाहिए, धैर्यवान, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमताएं अलग अलग होती है, इसलिए गुरु धैर्य पूर्वक शिक्षण करते थे। कई स्लो लर्नर होते हैं, धीमे सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो गुरु धैर्य पूर्वक उनके क्षमताओं के अनुसार शिक्षण करते थे। फिर है निष्पक्ष, तो सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार हो रहा है, तो भेदभाव की तो जगह ही नहीं थी। दयालु, विद्यार्थियों के प्रति स्नेह, पिता के समान करुणा रखते थे। अनुशासन प्रिय, स्वयं जब अनुशासन में रहते थे तो विद्यार्थियों को भी अनुशासन सिखाते थे, उनको पालन करवाते थे। त्यागी, शिक्षण को गुरु जो है वो एक सेवा मानते थे, ना कि व्यवसाय। वैदिक काल में शिक्षक के दायित्व, तो वैदिक काल में शिक्षक के जो दायित्व केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं थे, उनके बहुत दायित्व अनेक अन्य भी उत्तरदायित्व थे। जैसे विद्यार्थियों के अंदर बौद्धिक विकास करना है, ज्ञान प्रदान करना, नैतिक विकास करना, सत्य, अहिंसा एवं सदाचार सिखाना, आध्यात्मिक विकास करना, धर्म एवं दर्शन का ज्ञान देना, सामाजिक विकास करना, समाज सेवा की भावना विकसित करना, शारीरिक विकास, योग, व्यायाम एवं धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देना। अब गुरुकुल में शिक्षक और शिष्यों के संबंध कैसे थे? तो ये संबंध अत्यंत ही पवित्र माने जाते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे, आश्रम की सफाई का कार्य, जल लाना, लकड़ी लाना, गो सेवा, भोजन व्यवस्था, और इसके बदले गुरु उन्हें निस्वार्थ शिक्षा प्रदान करते थे। यह संबंध प्रेम, विश्वास और अनुशासन पर आधारित था। अब वैदिक काल के अंदर कौन कौन सी शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षण करवाया जाता था? तो उसके अंदर जो प्रमुख शिक्षण विधि है वो इस प्रकार से है। श्रवण विधि के द्वारा गुरु जो है वो बोलते थे, जो भी ज्ञान है उनको बोल करके सुनाते थे, तो गुरु के मुख से जो ज्ञान सुन करके वो सीखते थे वो श्रवण विधि कहलाते थे। मनन विधि, सुने हुए ज्ञान पर विचार किया जाता था। निधिध्यासन, ज्ञान को व्यवहार में लागू करना क्या कहलाता है? निधिध्यासन। प्रश्नोत्तर विधि, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी। वाद विवाद, तर्क एवं चर्चा द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता था। प्रदर्शन विधि, व्यवहारिक विषयों का प्रदर्शन भी करवाया जाता था। तो ये तो हो गई वैदिक काल की शिक्षण विधियां। अब वैदिक काल में पाठ्यक्रम किस प्रकार का था? तो वैदिक काल का जो पाठ्यक्रम था वो बहुत ही व्यापक था। इसके अंदर जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, वो सभी सम्मिलित हैं। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद। अब इन सभी वेदों में किस किस प्रकार की मुख्य शिक्षा दी जाती है आपको पता, आप इसमें लिख सकते हैं। दर्शन है, व्याकरण है, व्याकरण में भाषा संबंधी ज्ञान, गणित में गणितीय तार्किकताएं, ज्योतिष में भविष्य की पहली भविष्यवाणी कर दी जाती थी जो घटनाएं होने वाली है। चिकित्सा है जिसके अंदर रोगों का इलाज किया जाता था। कृषि है, संगीत है, नृत्य, धनुर्विद्या, राजनीति, अर्थशास्त्र। तो इन विषयों के क्षेत्र में ज्ञान दिया जाता था, ये पाठ्यक्रम होता था। अब अनुशासन व्यवस्था कैसी थी? अनुशासन जो है उसको शिक्षा का मुख्य आधार माना गया। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सत्य बोलें, गुरु का सम्मान करें, समय की पालना करें, सादा जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। वैदिक काल के टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा की क्या विशेषताएं? कि गुरु को सर्वोच्च स्थान मिलता था, गुरुकुल प्रणाली थी, चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, नैतिक मूल्यों का विकास, व्यक्तिगत शिक्षण, प्रकृति के बीच शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, आत्मनिर्भरता, श्रम का सम्मान, अनुशासन, गुरु शिष्य का घनिष्ठ संबंध। तो ये विशेषताएं थी वैदिक काल के टीचर एजुकेशन की। अब आता वैदिक काल की उपलब्धियां क्या है? वैदिक काल में जब इस प्रकार की शिक्षा दी गई तो क्या प्राप्त हुआ? तो उच्च चरित्र वाले नागरिक प्राप्त हुए थे, उनका निर्माण होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, समाज में गुरु को सम्मान मिलता है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण होता है और अनुशासित जीवन शैली। उसके अलावा कुछ सीमाएं भी है, कुछ कमियां भी है, तो उसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। शिक्षा जो है सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध नहीं थी।
कुछ वर्गों को शिक्षा दी जाती थी, कुछ वर्ग वंचित थे, तो इस तरीके से समान रूप से उपलब्ध नहीं थी। महिलाओं की शिक्षा भी सीमित थी। जाति व्यवस्था का प्रभाव बहुत अधिक था। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का अभाव था उस वक्त। शिक्षा धार्मिक विषयों तक, अधिकांशतः धार्मिक विषयों तक ही सीमित थी। अब समालोचनात्मक मूल्यांकन। वैदिक काल की जो टी है उसने भारतीय शिक्षा को एक मजबूत आधार प्रदान किया। गुरु शिष्य संबंध, चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, अनुशासन और जीवनोपयोगी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। यद्यपि उस समय शिक्षा में समान अवसर और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी आधुनिक शिक्षक शिक्षा इन आदर्शों से अभी भी प्रेरणा लेती है। क्या निष्कर्ष निकलता है इस वैदिक काल की जो शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा है? तो वैदिक काल में भारतीय शिक्षा का स्वर्णिम युग था। इस काल में जो शिक्षक है वो समाज का निर्माता, संस्कृति का संवाहक और नैतिक आदर्श माना जाता था। गुरुकुल व्यवस्था, चरित्र निर्माण, अनुशासन, आध्यात्मिक विकास, गुरु शिष्य परंपरा ने भारतीय शिक्षक शिक्षा की मजबूत नींव रखी। आधुनिक शिक्षक शिक्षा में भी इन मूल्यों का विशेष महत्व है। आज भी हम इनका अनुसरण करते हैं और प्रेरणा लेते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध काल में शिक्षा। तो बौद्ध काल में शिक्षा को हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम इसका बाकी का जो पोर्शन है फर्स्ट यूनिट का वो लेकर के आएंगे। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आने वाले एग्ज़ाम में आपकी जो अचीवमेंट है वो अच्छा हो सकेगा। अगर आपको ये जो कंटेंट आपको यूज़फुल लगा, वीडियो यूज़फुल लगा, तो आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि ये आपके कमेंट है वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग और थैंक यू, गुड बाय।